Searching for relevant information on healthcare? Watch experienced medical professionals talk on common healthcare topics. Stay informed, stay healthy, stay tuned to MediCircle. मेडी सर्कल में हम अपने दर्शकों के लिए सभी ट्रेंडिंग स्वास्थ्य संबंधी विषयों को लाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। एक स्वस्थ रोग मुक्त जीवन जीने के लिए आपको जागरूक करने के लिए आवश्यक समाचार और विचारों को आपके ध्यान में लाना हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। इस संबंध में हमारी मदद करने के लिए हम देश भर के प्रतिष्ठित और विशेषज्ञ शीर्ष डॉक्टरों के साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर स्पीक में आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट कैंसर की समस्या और इससे निपटने में आपकी मदद करने के तरीकों के बारे में। हेलो, नमस्कार, मैं हूं अपराजिता मेहरा और आज इस पहल में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर शैलेंद्र गोयल जी से। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार गोयल मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली गाजियाबाद में डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, रोबोटिक एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी के डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। आपके पास 23 वर्षों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ यूरोलॉजी, यूरो ऑन्कोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट। आप इससे पहले जेपी हॉस्पिटल, कैलाश ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, एसजीपीजीआईएमएस एंड जीटीपी हॉस्पिटल्स आदि के साथ भी जुड़े रह चुके हैं। आपको सेवा रत्न सम्मान से भी सुशोभित किया जा चुका है और बहुत ही हर्ष की बात है कि ये सम्मान आपको कैबिनेट हेल्थ मिनिस्टर श्री हर्षवर्धन जी के द्वारा दिया गया था। He has also developed newer techniques in laparoscopic pyeloplasty and published it in coveted Journal of Urology. Welcome to MediCircle, Dr. Shailendra Goyal. How are you today, sir? कैसे हैं आप? I am fine and thank you for nice introduction. Sir, pleasure is all ours. जी, बताएं। Welcome to all our audience. बिल्कुल, और हमारे ऑडियंस की जानकारी के लिए हम डॉक्टर शैलेंद्र से आज प्रोस्टेट कैंसर के बारे में कुछ बातें करने वाले हैं। तो सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि प्रोस्टेट कैंसर के कॉजेस क्या हैं? प्रोस्टेट कैंसर, पहले मैं बता दूं कि कैंसर वर्ड मींस कि किसी भी बॉडी के पार्ट की एबनॉर्मल ग्रोथ। नॉर्मली हमारी बॉडी में हर पार्ट जो है वो अपने आप को रिपेयर कर रहा होता है, एक लेवल पे ग्रो करता है और बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म उसको ओवर ग्रो करने से रोकती है। लेकिन जब ये बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म बाईपास हो जाती है और कोई भी टिश्यू ओवर ग्रो करने लगता है या एक तरीके से ग्रो नहीं करता है, रैम्पेंट ग्रोथ होने लगती है, तो उस ग्रोथ को हम कैंसर कहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड एक यूरिनरी ऑर्गन है जो कि पेशाब की थैली के नीचे होता है और इसका मेन काम होता है सीमेन, वीर्य को बनाना होता है और ये पेशाब की नली को चारों तरफ से एनसर्कल करता है और ये पुरुषों में पाई जाने वाली एक ग्रंथि है। और जब इस ग्रंथि ये जब ओवर ग्रो कर जाती है तो एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है जिसको हम एजिंग प्रोसेस कहते हैं, प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट। नॉर्मली ये नॉन कैंसरस एनलार्जमेंट होता है जिसको हम बीपीएच या बिनाइन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट कहते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में कई बार ये ग्रोथ कैंसरस होने लगती है और जिसको हम प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। और प्रोस्टेट कैंसर एक बहुत कॉमन कैंसर है। मैं ये कहूंगा कि पुरुषों में पाए जाने वाले जो कैंसर्स हैं उसमें वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर इज प्रोस्टेट कैंसर। और ये प्रोस्टेट कैंसर यदि इसको सही ढंग से ट्रीट नहीं किया जाए तो एक जानलेवा बीमारी भी हो जाती है। लेकिन अब हम फर्दर डिस्कस करेंगे इस बारे में कि इसको हम कैसे बचा जा सकता है और कैसे इसका हम प्रॉपर इलाज कर सकते हैं जिससे हम ये एक थ्रेटनिंग बीमारी, एक बहुत इजीली ट्रीटेबल एक बीमारी हो जाए। प्रोस्टेट कैंसर के बारे में मैं एक वर्ड कहना चाहूंगा, अमंग ऑल द कैंसर्स दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कैंसर जो कि क्योरेबल है। और इसमें हम प्रोस्टेट कैंसर में नॉर्मली जब आप कैंसर किसी को हो जाता है तो वो पूछता है डॉक्टर साहब से एक सवाल, डॉक्टर साहब मेरी जिंदगी कितनी है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेरी कितनी है। वो ये समझता है कि वंस द कैंसर इज डायग्नोज तो यमदूत आ गए हैं उसके पास और अब यमराज कब आ जाएंगे। तो प्रोस्टेट कैंसर इज द थिंग कि यहाँ पे हम महीनों में और सालों की बात नहीं कर रहे होते हैं पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ की, हम डिकेड्स की बात कर रहे होते हैं कि 20 साल, 30 साल, 35 साल,
मीन्स कि यदि पेशेंट को 50-60 साल पे डायग्नोज होता है और हम उसकी बात करते हैं कि हिज लाइफ विल बी 80 और 90, तो दैट मीन्स वी आर कवरिंग ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ स्पैन ऑफ पेशेंट। सो यदि इसको हम सही ढंग से ट्रीट कर लेते हैं तो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ और पेशेंट का लाइफ स्पैन नॉर्मल रहता है। अब हम अपने मेन उस पे आते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर होता क्यों है। जी। तो इस बारे में बहुत स्टडीज की गई हैं। पहले मैं कुछ स्टडीज के बारे में बताना चाहूंगा कि होता क्यों है। ये तो बहुत स्पेसिफिक नहीं क्लियर है, लेकिन जब स्टडीज की गई तो ये पता लगा कि किन किन लोगों में ये ज्यादा होता है। तो ये देखा गया है कि यूजुअली ब्लैक्स में ज्यादा होता है, जो अफ्रीकन या उसमें कैटेगरी वाले लोग होते हैं। हम्म। एक स्पेसिफिक डाइट पैटर्न से इसका लिंक देखा गया है कि जो हमारी इंडियन डाइट है वो एक तरीके से प्रोस्टेट कैंसर को प्रोटेक्ट करती है, और यदि हम वेस्टर्नाइज वर्ल्ड वाली डाइट की तरफ जाते हैं तो हमारा रिस्क प्रोफाइल जो है प्रोस्टेट कैंसर का बढ़ता गया है। तो ये देखा गया है कि यदि आप कॉन्टिनेंटल या ओरिएंटल डाइट्स की तरफ जाते हैं तो उस पॉपुलेशंस में प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क ज्यादा होते हैं। और ये भी देखा गया है, इफ यू कम बैक टू आफ्टर दैट डाइट पैटर्न, यू कम बैक टू द इंडियन डाइट पैटर्न, वेजिटेरियन, फ्रूट्स रिच एंड ऑल, हेल्दी डाइट, तो रिस्क पैटर्न फिर फर्दर रिड्यूस हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ, हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल इन सब चीजों के लिए हेल्पफुल रहती है प्रोस्टेट कैंसर से बचाव के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहूंगा, ये तो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज हो गई, डाइट पैटर्न, रेस, मेल में यदि किसी की फैमिली में किसी को कैंसर्स रहे हैं तो कैंसर समटाइम रन्स इन फैमिली, जेनेटिक कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। तो देखा गया है कि जिनकी फैमिलीज में कैंसर्स हैं तो उनको चांसेस बढ़ जाते हैं, और स्पेसिफिकली यदि किसी के भाई को या पेरेंट्स में या पेरेंट्स के ब्रदर्स में या दादाजी या डायरेक्ट रिलेशनशिप में किसी को प्रोस्टेट कैंसर रहा है तो उनके प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क पैटर्न जो है वो बढ़ जाते हैं। ये तो अवेलेबल प्रूवन स्टडीज हुई। और एक मैं दूसरी चीज के बारे में बताना चाहूंगा, यदि हमें किसी अपने ऑर्गन को स्वस्थ रखना है तो हमें उसका इस्तेमाल करना होगा, उसको रेगुलर आप यूज करें। जैसे हम कहते हैं कि हमें अपने बाइसेप्स बनाने हैं तो हम बाइसेप्स की एक्सरसाइज करते हैं तो बाइसेप्स हमारे बनते हैं। ये नहीं है कि हम पाँव की एक्सरसाइज करेंगे तो बाइसेप्स हमारे बनेंगे। तो सिमिलरली प्रोस्टेट का नॉर्मल काम क्या है? प्रोस्टेट का नॉर्मल काम है वीर्य को बनाना, सीमेन बनाना। और मैं ये कहूंगा कि सेक्सुअल एक्टिविटी इज अ पार्ट जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड का पार्ट है, कि प्रोस्टेट ग्लैंड का काम है कि सेक्सुअल एक्टिविटी में वो हेल्प करता है। और यदि आप सेक्सुअल एक्टिविटी रेगुलर करते हैं, आपका वीर्य रेगुलर निकलता है, तो दे आर द स्टडीज विच शोज कि यदि आप साल में अप्रोक्सीमेटली 250-300 बार इजैकुलेट करते हैं तो इट इज अ प्रोटेक्टिव फॉर द ग्लैंड। तो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो हेल्दी रहती है। और यदि आप प्रोस्टेट ग्लैंड को यूज नहीं करते हैं तो ये सीमन जो है अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड में रुकता है, वहां पे वो ट्यूब, प्रोस्टेट ग्लैंड्स की ट्यूब्स को ब्लॉक करता है, और वहां पे फिर वो ये रिवर्स प्रोसेस और ये सब चीजें, उसकी सेल में चेंजेस होते हैं, और तब प्रोस्टेट एनलार्जमेंट और ये सब प्रोस्टेट में इन्फ्लामेशन, और ये रिपीटेड इन्फ्लामेशन होके कहीं ना कहीं वो कैंसर को जन्म देता है। तो इट इज एडवाइजेबल कि यू यूज योर प्रोस्टेट। कई बार लोग, जैसे हम कहते हैं कि ये प्रोस्टेट की समस्या ओल्ड एज में होती है, तो वन ऑफ द रीजन फॉर ओल्ड एज प्रोस्टेट प्रॉब्लम इज दिस कि द पीपल हैंग देयर बूट्स एंड दे स्टॉप डूइंग द सेक्सुअल एक्टिविटी। सो रेगुलर हेल्दी सेक्सुअल एक्टिविटीज इज ए गुड फॉर प्रोस्टेट हेल्थ। बहुत ही विस्तृत आपने उत्तर दिया है हमारे पहले प्रश्न का, और मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों की सभी भ्रांतियां और जो भी कुछ प्रोस्टेट के बारे में, उसकी फंक्शनैलिटी के बारे में जो डाउट्स थे वो काफी हद तक क्लियर हो चुके होंगे। सर, आपने बहुत ही अच्छी बात शुरुआत में ही बता दी कि ये इकलौता ऐसा कैंसर है जिससे कैंसर के नाम के साथ ही लोग नाउम्मीदी जोड़ देते हैं। तो ऐसे में आपने पहले प्रश्न के उत्तर के साथ ही जो उम्मीद जगाई है कि वो एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीके हैं एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना है, हर तरीके से बैलेंस्ड। तो मुझे लगता है कि आप भी आगे हमारे, आप क्या बताने वाले हैं ये जानने के लिए लोग बहुत उत्सुक हो चुके होंगे। तो मेरा अगला प्रश्न आपसे है डॉक्टर साहब कि प्रोस्टेट कैंसर को डायग्नोज कैसे करते हैं आप लोग?
प्रोस्टेट कैंसर, मैं ये कहूंगा कि मैं ऐसी ब्रांच में हूं जहां पे ये प्रोस्टेट कैंसर है। वन ऑफ द रीजन ऑफ चूजिंग दिस ब्रांच इज दिस कि मेरे पेशेंट्स जो हैं वो ठीक होते हैं, और मेरा जो सक्सेस रेट रहता है वो 99-100% रहता है। जब हमारे पेशेंट ठीक होते हैं, और वो जो हमें एक रिवर्स में फीस जरूर पेशेंट हमें देता है, लेकिन वो जो उसकी जो स्माइल और जो वो खुशी होती है, वो हमारा एक रियल रीपेमेंट होता है हमारी जी सर्विसेज का। तो बिल्कुल। हमारी जो बीमारियां हैं जो यूरोलॉजी में है, वो 99% ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम 100% क्योर कर पाते हैं। तो प्रोस्टेट कैंसर भी उसी कैटेगरी में आती है। और इसको हम कैसे डायग्नोज करते हैं, तो बहुत सारी चीजों में प्रोस्टेट कैंसर बहुत आगे है, लीडिंग है। कि एक बड़ा सिंपल सा टेस्ट है, पीएसए टेस्ट होता है, जिसको एक ब्लड टेस्ट कहते हैं। और इट इज एडवाइजेबल कि 40+ मेल्स को साल में एक बार अपना एक ये पीएसए टेस्ट करा लेना चाहिए। अब तो नॉर्मली इट इज वेरी इजी कि आप किसी भी लैब में बात करें और उससे हेल्थ चेकअप की बात करें, और यदि 40+ मेल की बात करते हैं तो वो पीएसए को यूजुअली इंक्लूड करता है, और यदि नहीं इंक्लूड करता तो आपको उसको बताना होता है कि एक पीएसए टेस्ट हमारा ऐड कर लीजिए, और इट हार्डली मेक्स एनी सिग्निफिकेंट चंक टू द योर पैकेज। दूसरा टेस्ट होता है कि आपको यूरोलॉजिस्ट के पास जाके, तो यूरोलॉजिस्ट अपने एक फिंगर से फिंगर को लेट्रिन के रास्ते में पर एनली पोक करके प्रोस्टेट ग्लैंड को फील करता है, और उसमें चेक करते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई गांठ तो नहीं है, इज देयर एनी नोड्यूल इन द प्रोस्टेट ग्लैंड। तो दैट इज बीइंग चेक्ड बाय द यूरोलॉजिस्ट। सो दीज टू आर द मेन चेक, कि वेदर देयर इज अ नोडुलैरिटी ऑन फिंगर एग्जामिनेशन, इसको हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन या डीआरई चेकअप कहते हैं। और दूसरा एक पीएसए टेस्ट होता है। यदि इन दोनों टेस्ट में किसी में भी हमें गड़बड़ी लगती है, या तो पीएसए बढ़ा हुआ आता है, पीएसए की नॉर्मल वैल्यू लेस देन 4 होती है, पीएसए बढ़ा हुआ आता है, या हमें फिंगर पे हमें लगता है कि कोई नोडुलैरिटी है, तो दैट मीन्स कि देयर इज अ सस्पिशन। अभी मैं वर्ड यूज कर रहा हूं सस्पिशन, इट इज नॉट कंफर्मेटरी कि ये आपका पीएसए 4.25 आ गया, 4.25 आ गया हाँ तो जी दैट इज कंफर्मेटरी, इट इज अ सस्पिशियस। तो जब सही। आपका ये पीएसए बढ़ा हुआ आता है या फिंगर पे नोडुलैरिटी आती है, तो सस्पिशन होता है कि प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है। और दूसरे रीजंस होते हैं इन टेस्ट को एबनॉर्मल होने के, कि प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन हो, प्रोस्टेट में कोई इन्फ्लेमेशन चल रहा हो, या प्रोस्टेट ग्लैंड नॉर्मली कई बार बहुत बड़ा प्रोस्टेट बिनाइन बीपीएच में भी समटाइम थोड़ा सा पीएसए बढ़ जाता है। तो ये टेस्ट कंफर्मेटरी नहीं है, सस्पिशियस कैटेगरी में डालते हैं। लेकिन हाँ, जब सस्पिशन होता है तो हमें फर्दर टेस्ट करने होते हैं। टू फर्दर टेस्ट वैलिडेट। में हाँ जो बन जी हाँ, टू वैलिडेट वेदर इट इज अ कैंसर और एनीथिंग एल्स, जी। वी गो फॉर द मल्टी पैरामीट्रिक एमआरआई ऑफ द प्रोस्टेट। प्रोस्टेट का एक एमआरआई कराया जाता है, और उस एमआरआई में देखा जाता है कि कोई ऐसी नोड्यूल है कि जहां पे कैंसर का सस्पिशन है या नहीं है। और उससे हमें एक रफ आइडिया मिलता है, उससे हमें 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है एमआरआई में, कि नहीं ये नॉन कैंसरस है, कोई चिंता की बात नहीं। दूसरा, मोस्ट लाइकली कैंसरस है, या एक तीसरी कैटेगरी इंटरमीडिएट आ जाती है कि नहीं अभी क्लियर नहीं है, वी नीड अ फर्दर वैलिडेशन। और ये जो फर्दर वैलिडेशन या कंफर्मेटरी जो होता है, वो प्रोस्टेट बायोप्सी होता है, जिसमें लैट्रिन के रास्ते से थ्रू एनल रूट निडल बायोप्सी की जाती है, अल्ट्रासाउंड में चेक करते हुए लोकेशन पे कि किस लोकेशन से हमें बायोप्सी लेनी है। तो इट इज ए नॉर्मली नॉन पेनफुल प्रोसीजर। लोगों को डर लगता है कि बायोप्सी कुछ है, एक बायोप्सी के बारे में एक भ्रांति एक रहती है कि बायोप्सी करने से कैंसर बढ़ जाता है, तो ऐसा नहीं है। बायोप्सी करने से कैंसर नहीं बढ़ता है, हर कैंसर के अपने रूल्स होते हैं। तो प्रोस्टेट कैंसर का, अच्छा दूसरी बात हम ये कहें कि बायोप्सी करने से, पता लगने से कैंसर बढ़ जाएगा, तो बिना पता लगे हम इलाज कैसे करेंगे? बिल्कुल। जब है, जानकारी ही तो नहीं होगी जब तो उसको जब तक जानकारी ही नहीं सुधार होगी कैसे तो होगा। वो बढ़ता रहेगा। बिल्कुल। होता क्या है कि जब जानकारी होती है तो आदमी कहता है कि अब हमें पता चल गया, अब उससे पहले तो पता ही नहीं था ना। तो इग्नोरेंस इज नॉट ए ब्लिस। हाँ, जानकारी हो गई तो अब आप कहते हैं कि जानकारी राइट। हो गई तो हमें पता चल गया, तो अब बीमारी पता चल गई तो टेंशन हो जाती है। ये तो बात ऑब्वियस है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इसमें, इस बीमारी में टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इट इज अ टोटली ए ट्रीटेबल प्रॉब्लम।
लेकिन हाँ, जी। यदि आप इसको सही ढंग से इलाज करते हैं तो इट इज ट्रीटेबल, और यदि नहीं करते हैं तो फिर डेफिनेटली इट इज अ डिसीज, इट इज अ कैंसर। तो सर अभी प्रोस्टेट आपने बायोप्सी जी, में, हाँ जी, हाँ प्लीज, प्रोस्टेट जी, बायोप्सी से हमें कंफर्म होता है कि ये प्रोस्टेट में कैंसर है या नहीं है। और प्रोस्टेट बायोप्सी से हमें पता चलता है कि किस तरीके का कैंसर है, कितना तेजी से स्प्रेड करने वाला है। तो प्रोस्टेट का एक तो कैंसर की डायग्नोसिस भी बनती है, और दूसरा उसकी सीवियरिटी भी हमें पता चलती है कि किस तरीके का एग्रेसिव टाइप का है, माइल्ड टाइप का है कैंसर, उसका हमें क्या इलाज करना होगा। और फिर उसमें हम एक और फर्दर टेस्ट करते हैं जिसको हम पेट स्कैन, एक स्पेशल पेट स्कैन होता है, पीएसएमए पेट स्कैन। तो उससे हमें ये पता चलता है कि बॉडी में कहीं फैला हुआ है या लिमिटेड टू प्रोस्टेट है। तो हमें जब एक बार डायग्नोसिस हो जाती है कि प्रोस्टेट में कैंसर है और इसकी लिमिट इतनी है कि ये इतना बॉडी में यहां तक फैला हुआ है, तो देन वी डिसाइड द ट्रीटमेंट प्लान फॉर द पेशेंट, कि उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगा कि जिससे हम इस प्रोस्टेट कैंसर को पेशेंट के हम क्योर कर सके। सो लिमिटेड थिंग, इनिशियल 2 टेस्ट, यूरोलॉजिस्ट द्वारा फिंगर चेकअप एंड एक ब्लड टेस्ट पीएसए। यदि ये दोनों टेस्ट आपके नॉर्मल हैं तो आपको फर्दर कोई टेस्ट कराने की जरूरत प्रोस्टेट रिलेटेड कैंसर के लिए नहीं नहीं है। है। तो दीज टू आर द टेस्ट जो कि 40 प्लस मेल्स को, या वो मेल्स जिनके फैमिली मेंबर्स में किसी को प्रोस्टेट कैंसर है, उनको रेगुलरली ईयरली आफ्टर 40 करा लेना चाहिए। बिल्कुल सर, और आपने अभी इसी प्रश्न में ही एक मेरा उत्तर दे दिया जो मेरा अगला सवाल भी था आपसे, कि बहुत से लोगों को ये भी वही मिथ है एक कि प्रोस्टेट कैंसर लोकलाइज्ड होता है उसी पार्ट में, या उसके चांसेस होते हैं कि ये कैंसर ब्रेन, लंग्स या अदर बॉडी पार्ट्स में फैल सकता है। तो मेरे ख्याल से आपने उसका एक कंफर्मेटरी टेस्ट कुछ बताया है शायद अभी मैं पिछले जवाब में। एलोबरेट करूंगा इस बात को जी। कि कोई भी कैंसर, कैंसर की एक स्टेजेस होती हैं कि यदि एक है कि प्रोस्टेट कैंसर यदि प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर ही लिमिटेड है तो उसको हम स्टेज 1 में कहते हैं। और या यदि वो वहां से निकल के उसके मार्जिन पे आ जाता है तो स्टेज 2 वाली कैटेगरी में आता है। और यदि वो निकल के आसपास फैल जाता है तो उसको हम लोकली एडवांस प्रोस्टेट कहते हैं। और या फिर ये बॉडी के अन्य पार्टों में फैल जाता है। अन्य पार्टों में फैलने का मतलब कि मोस्ट कॉमन साइट जो प्रोस्टेट कैंसर फैलता है वो बोन्स में फैलता है, हड्डियों में, पीछे रीढ़ की हड्डी ओके। में, कूले की जी। हड्डी में, फीमर्स में, है, या रिब्स में, स्केलेटन के, कई बार तो पेशेंट के पूरे बॉडी के बोनी पार्ट्स में ये फैलता है। तो बोन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस जहां पे प्रोस्टेट कैंसर फैलता है। अलग और दूसरी होती है कि बॉडी में लिम्फ नोड्स होती हैं, वहां पे ये जाता है, जो कि एब्डोमेन की लिम्फ नोड्स होती हैं। जब एब्डोमेन की लिम्फ नोड्स में ये फैल जाता है तो किडनी के जो यूरेटर होते हैं, ट्यूब्स हैं, उनको दबा देता है, किडनी ब्लॉक हो जाती हैं। तो किडनी कम काम करना शुरू कर देती हैं और वो पेशेंट को किडनी फेलियर के सिम्टम्स आने लगते हैं। या रेयर केसेस में ये लिवर में, लंग में, ब्रेन में, या बॉडी के किसी भी पार्ट में फैल सकता है। बट मोस्ट कॉमन पार्ट्स जो इसके फैलने के होते हैं वो बोन्स होते हैं। और कई बार क्या होता है कि पेशेंट हमारे पास जब आता है तो उसके इनिशियल सिम्टम्स कई बार होते हैं, जब वो पेशेंट एडवांस स्टेज में आता है तो उसको सिम्टम्स होते हैं कि उसके कमर में दर्द हो रहा है, हड्डियों में दर्द होने लगा। तो वो प्रोस्टेट रिलेटेड सिम्टम्स नहीं बताता है, उसके हड्डियों में जब वो फैल जाता है और हड्डियों में पेन होने लगता है तो समटाइम दे प्रेजेंट विद दिस। या कई बार क्या होता है कि जब उनकी किडनी खराब हो जाती हैं, किडनी स्वेलअप हो जाती हैं, किडनी बिकॉज ऑफ ट्यूमर, जब प्रोस्टेट रास्ते को ब्लॉक कर देता है, पेशाब जी। रुक जाता है, या यूरेटर हम्म। ब्लॉक हो जाते हैं तो किडनी ब्लॉक हो जाती है। तो जब क्रेटिनिन बढ़ने लगता है तो रीनल फेलियर के साथ कई बार हमारे एडवांस केसेस जो प्रेजेंट करते हैं तो वो कई बार उनका प्रेजेंटेशन ये भी होता है। बट इनको डायग्नोस करने का जो तरीका मैंने बताया, वो इनिशियल टेस्ट आर फिंगर एग्जामिनेशन एंड पीएसए टेस्ट, फॉलोड बाय प्रोस्टेट का एमआरआई, बायोप्सी। और स्टेज पता लगाने के लिए कि बॉडी में कहीं फैला हुआ है या लिमिटेड है, तो उसमें हम एक पीएसएमए पेट स्कैन करते हैं, या बोन स्कैन होता है। बट आज की तारीख में पेट स्कैन और पीएसएमए पेट स्कैन आर कॉमनली अवेलेबल एंड दैट गिव द बेस्ट रिजल्ट।
सर, इसी के साथ मैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर आ चुकी हूँ, और मेरा अंतिम प्रश्न आपसे है डॉक्टर साहब कि क्या प्रोस्टेट कैंसर के मामले में दोबारा होने की भी कोई संभावना है? दोबारा होने की बात मैं अपराजिता जी, एक क्वेश्चंस यहाँ पे होना चाहिए जो कि नहीं है। हमने ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस नहीं किया प्रोस्टेट के। जी हमने पहली बिल्कुल। बार उसको खत्म ही नहीं किया, तो दोबारा की बात तो हम तब करेंगे। हाँ जी। मैं इस बात को इसलिए एम्फेसाइज यहाँ पे करना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है कि लोग डरते हैं कि हमें कैंसर हो गया। मैं ये बताना चाहूंगा कि प्रोस्टेट कैंसर का 100% इलाज अवेलेबल है। इवन इफ कि जैसे मैंने बताया ना, बड़ी एडवांस स्टेज में कई बार पेशेंट्स आते हैं, तो हम यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि यमदूत आपके पास आ गए तब भी हम यमराज को दसियों साल रोक सकते हैं आपके पास आने के लिए, जी। और आपको अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं इवन इन एडवांस एंड स्टेज 4 केसेस। यदि आपका प्रोस्टेट में कैंसर है और अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो जाता है कि जहां पे वो लिमिटेड टू प्रोस्टेट ग्लैंड है, तो उस केस में रोबोटिक सर्जरी द्वारा पूरा प्रोस्टेट ग्लैंड निकाल दिया जाता है। और सर्जिकली जब पूरा प्रोस्टेट ग्लैंड निकल जाता है, तो आपका प्रोस्टेट क्योर हो जाता है और आपकी नॉर्मल लाइफ स्टाइल हो जाती है। कुछ केसेस होते हैं कि जहां पे वो फिट नहीं होते हैं ऑपरेशन के लिए, तो उस केस में आज की तारीख में रेडियोथेरेपी की मशीनें बहुत एडवांस हो गई हैं। तो उसमें ईबी, आईजीआरटी, आईएमआरटी वाली जो टेक्निक्स हैं, उनसे हम प्रोस्टेट कैंसर को पूरा जला दिया जाता है विद मिनिमम साइड इफेक्ट्स ऑफ रेडियोथेरेपी। तो उससे भी प्रोस्टेट ग्लैंड का क्योर किया जा सकता है। तो जो लिमिटेड वाले ग्लैंड्स में लिमिटेड प्रोस्टेट कैंसर है, तो उस केस में रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी जो कि रोबोट द्वारा की जाती है, या रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी जो कि एडवांस मशीनों द्वारा किया जाता है, ये दोनों श्योर शॉट 100% क्योरेटिव ट्रीटमेंट कैटेगरी में आते हैं। लेकिन यदि आपका प्रोस्टेट कैंसर एडवांस हो गया है और ग्लैंड से निकलकर आसपास के लिम्फ नोड्स में या हड्डियों में फैल गया है, तो उस केसेस में भी हमारे पास हार्मोनल ट्रीटमेंट्स होते हैं, जिसके बहुत कि जस्ट केवल सिंपल इंजेक्शंस आते हैं जो कि 3 महीने में या 6 महीने में एक बार लगवाना होता है। तो उसके द्वारा भी पेशेंट का दसियों साल तक हम प्रोस्टेट कैंसर को कंट्रोल किया जा सकता है। अब क्योंकि वो फैल गया है तो क्योर वाली कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन कंट्रोल वाली कैटेगरी में आता है। और वो कंट्रोल भी ऑलमोस्ट मैनी डिकेड्स, मतलब दसियों साल के लिए वो कंट्रोल हो जाता है। और अब मैं आपका सवाल लूंगा, जब हमने ये प्रोस्टेट को क्योर कर दिया या कंट्रोल वाली बिल्कुल। कैटेगरी में कर दिया, जी। तो अब क्या चांसेस हैं कि ये रिलैप्स कर सकता है? यदि हम कहें कि पहली वाली कैटेगरी में, जब क्योर वाली कैटेगरी में जब आपका रेडिकल या प्रोस्टेटेक्टमी सर्जरी रोबोट द्वारा हो गई या रेडियोथेरेपी हो गई, तो चांसेस रिलैप्स के या रिकरेंस के बहुत कम होते हैं। बट हाँ, कुछ कैटेगरी में वो आपको जब बायोप्सी से पता चल जाता है कि ये बहुत एग्रेसिव टाइप का ट्यूमर है, तो उस केसेस में हमें थोड़ा सा वॉचफुल रहना होता है। वॉचफुल में मींस कि हर 3 महीने में हमें पीएसए टेस्ट कराना होता है। पीएसए आफ्टर रेडिकल सर्जरी या रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी के बाद ऑलमोस्ट 0 पहुंच जाता है, 0.00 या लेस देन 0.2 रहता है, तो वो बढ़िया है। लेकिन यदि पीएसए आपका बार बार चेकअप कराने में बढ़ने की कैटेगरी में आता है, हम्म। पीएसए बढ़ता है, तो दैट इज ए इंडिकेशन कि प्रोस्टेट कैंसर रिलैप्स कर रहा है, बॉडी के किसी पार्ट में ये दोबारा होने लगा है। राइट। तो उस केसेस में हमारे पास सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन हमारे पास थेरेपी होती हैं। तो पीएसए इज ए मार्कर, जो ब्लड टेस्ट होता है उससे हमें पता चलता है कि प्रोस्टेट ट्यूमर जो है वो दोबारा रिलैप्स कर रहा है या नहीं है। तो इवन आफ्टर एनी थेरेपी फॉर द प्रोस्टेट कैंसर, हम 3-3 महीने के इंटरवल पे बाद में पेशेंट का पीएसए टेस्ट कराते रहते हैं, ये देखने के लिए कि उसमें रिलैप्स तो नहीं हो रहा या दोबारा तो नहीं आ रहा। और यदि दोबारा आ रहा है तो उसको उस स्टेज में टेस्ट करके और उसका अच्छे से इलाज किया जा सकता है। यदि स्टेज 1 वाले केस में दोबारा आ रहा है, यदि सर्जरी की है और बहुत लोकलाइज्ड है, तो हम दोबारा में रेडियोथेरेपी करके उसको क्योर कर सकते हैं।
या रेडियोथेरेपी हुई है तो सेकंड टाइम पे हम सर्जरी कर सकते हैं या हार्मोनल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो हमें सेकंड लाइन थेरेपी हमें देनी होती है। या पेशेंट का एडवांस कैंसर है और एक बार हमने हार्मोनल ट्रीटमेंट शुरू किया और वो कंट्रोल हो गया, और कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद, में भी आफ्टर 5 इयर्स और 6 इयर्स दोबारा से वो ग्रो करना शुरू करता है, तो हम उसमें हार्मोनल ट्रीटमेंट में भी हमारे पास एडवांसमेंट्स हैं, कुछ और फर्दर कैप्सूल्स, टैबलेट। और यदि बहुत ही एग्रेसिव टाइप का ट्यूमर होता है तो उस केसेस में कुछ स्पेसिफिक कीमोथेरेपीज भी हम यूज करते हैं, या और एडवांस ट्रीटमेंट सब अवेलेबल हैं। तो मैं ये कहूंगा कि प्रोस्टेट कैंसर में हमारे पास लाइन ऑफ डिफेंसेस हमारे पास मल्टीपल लेवल पे हैं। तो दैट्स वाई तभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 20 साल 30 साल वाली कैटेगरी की। अदरवाइज कैंसर वाले केसेस में लोग महीनों में और कुछ सालों में ही बात कर पाते हैं, 20-30 वाले सालों की कैटेगरी में नहीं जा पाते। तो मैं ये कहना चाहूंगा, पहली बात जैसे हमने शुरू करी थी कि हेल्थ प्रमोशन, अपने प्रोस्टेट ग्लैंड को रेगुलर यूज करिए, हेल्दी लाइफ स्टाइल, हेल्दी डाइट एंड गुड एक्सरसाइज, उसका ध्यान रखिए। 40 के बाद रेगुलर चेकअप कराइए, अपने यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करिए, और यदि है तो डरिए नहीं, उसका हिम्मत से सामना करिए और इस चीज का इलाज संभव है। कुल मिला के पूरे इस इंटरव्यू का निष्कर्ष ये निकला है कि देयर इज सो मच होप अहेड फॉर यू। अगर आपको ऐसा कुछ भी है तो डॉक्टर साहब ने जितने सरल शब्दों में और जितने विस्तृत रूप से आज ये इंटरव्यू हम लोगों ने समझा है, जाना है इस पूरी बीमारी के बारे में, तो मुझे लगता है कि अगर आपको ऐसे कोई चांसेस हैं भी तो भी आपके लिए बहुत उम्मीद की गुंजाइश है। नेग्लिजिबल और इतने अच्छे एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं जिनमें नेग्लिजिबल इफेक्ट्स रह जाते हैं और आपकी लॉन्जेविटी को पूरी तरीके से इंश्योर किया जाता है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर शैलेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े मेडी सर्कल पे और आपने इतनी सारी जानकारी हमें जो दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अमूल्य समय के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ पूरी मेडी सर्कल की टीम की ओर से। नमस्कार। इट वॉज प्लेजर हैविंग यू टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू अपराजिता जी। थैंक यू।